आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो अब लिस्टिंग के लिए तैयार है, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। कंपनी का जो आईपीओ है उसकी बेसिक डिटेल पहले बताऊं, फिर बिजनेस के बारे में बात करेंगे और टॉप मैनेजमेंट से भी समझेंगे कि आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, बिजनेस के प्लान्स क्या हैं, लिस्टिंग के बाद ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल। 21 मई को ये आईपीओ खुल रहा है, 23 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 85 से 90 रुपए का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 2150 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कोई भी ओएफएस इस आईपीओ में नहीं है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस ऑटो कंपोनेंट का है। टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सारे सेगमेंट में कंपनी ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उसमें चैसिस सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, साइलेंसर्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डिटेल प्रोडक्ट क्या है वो हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट से इस वक्त मेरे साथ दो लोग हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर श्रीकांत बड़वे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और मेरे साथ हैं सुमेध बड़वे, जो चीफ ऑफ स्ट्रेटजी हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटजी हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। हॉस्टल और श्रीकांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने शुरुआत की कंपनी की, तो अब तक के सफर को अगर आप समअप करें, कैसे शुरू किया, कैसे यहाँ तक आए, क्या अचीवमेंट्स रही बड़ी? सी मैंने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में 1987 में। और उसके बाद में आई हैड टू ऑप्शंस, आई हैड टू गो फॉर अ सर्विस और एक अपना कुछ काम शुरू करें। तो मैंने सोचा आई शुड बी अ जॉब गिवर देन अ जॉब सीकर। तो जब मैंने फैक्ट्री शुरू किया तो मेरा एक छोटा फैक्ट्री था, 150 स्क्वायर फुट का जगह था, हम्म। जो रेंट से लिया था। उसका भाड़ा 150 रुपया था और 3 वर्कर्स थे, चौथा आदमी मैं था। ओके। इट वॉज वेरी हम्बल बिगनिंग, वेरी स्मॉल बिगनिंग, एंड वी वर वर्किंग लाइक अ फैमिली, अ स्मॉल फैमिली, हम्म। and we were doing a turnover of 8,000 पर मंथ। हम्म। 1 लाख पर पर साल के लिए टर्नओवर था, पर थोड़ा टर्नओवर था। पर मैं बहुत खुश था कि मैंने कुछ अपने बल पे शुरू किया, अपने पैरों पे शुरू हुआ है। और ये मैंने शुरू किया था पूना में। हम्म। और उसके बाद में फिर आगे चलने के लिए फिर मैंने औरंगाबाद में मेरा अगला ग्रोथ हुआ और मैंने औरंगाबाद में जगह लिया। तो उसका ऐसा हुआ कि जब जगह देख रहे थे पूना में तो उसका कीमत 5 लाख रुपये था। अच्छा। पूना is a growing place industry, बिल्कुल। and that time Pimpri Insured Bhosle was very very costly. हम्म। तो इतना तो पैसा मेरे पास था नहीं, एंड आई डिडंट वांटेड टू पुट अप प्रेशर ऑन माय फैमिली। सो मैंने बोला क्या करना चाहिए, तो मैंने औरंगाबाद के बारे में पता था, तो मैं औरंगाबाद में गया। तो जो जगह मुझे पुणे में मिलता था उससे थोड़ा बड़ा बड़ा जगह मिला, और 5 लाख के जगह पे खाली 20,000 में मिला। तो ओह। मैंने बोला ये सोने पे सुहागा हो गया, और क्या चाहिए। I shifted to Aurangabad, stayed there as a bachelor हम्म। from 88 to 94. I got married in 94। तो 6 साल वहाँ रहा, और औरंगाबाद में मुझे काफ़ी प्यार दिया, अपनापन दिया और ग्रोथ दिया। मैं जब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था तो आपका इनिशियल जो नेम था वो बड़वे इंजीनियरिंग था, चेंज करके बेलराइज आया, ये नाम कैसे आया? और उसकी एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। तो हमारा सरनेम बड़वे है, तो हमने बोला कि हमारा सरनेम से ही हमने करना चाहिए, तो बड़वे इंजीनियरिंग लिमिटेड ये हमारा नाम था। तो मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरे साथ में अभी है, सुमित। उसने पर्ड्यू में इंजीनियरिंग किया है, एंड उसके बाद में 4 साल मेरे साथ में इंडिया में काम किया, मेरे फैक्ट्री में। और उसके बाद में ही वेंट टू हार्वर्ड फॉर इज एमबीए। हम्म। उसने वहाँ पर एमबीए किया। और छोटा वाला अभी 1 साल पहले उसका एमबीए होके आ गया है मेरे बिजनेस में, मेरे साथ में काम, मेरे साथ में हाथ में हाथ रख के काम कर रहा है। और मेरा छोटा बेटा है स्वस्तिक, he was at Wharton, and then he did his graduation, dual degree, and then he was at McKinsey, शिकागो। वो भी अभी इंडिया में आ गया है, मेरे साथ में काम करता है। तो दोनों बेटे अमेरिका में थे, और कोविड के चलते दोनों बेटे हमारे साथ में थे। तो हम लोग सवेरे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ में करते थे। तो उनका बोलना था कि बाबा, इन द यूएस एंड ऑल द ग्रोइंग इकोनॉमीज, देयर इज अ मोर प्रोफेशनल नेम, देयर इज अ मोर हम्म। इंडिपेंडेंट नेम, तो वी शुड ऑल्सो थिंक लाइक दैट। तो मैंने बोला ऐसा करने का जरूरत क्या है। तो हम लोग सोच रहे थे करना, हाँ ना हाँ ना। हम्म। तो कोविड के टाइम पर 2 महीना हम साथ में थे, तो दे मेड अस कि अब आप एक ऑप्शन लेके देखो, हम्म। फिर उसको करना नहीं करना बाद में देखते हैं। फिर हमने एक क्लोरोफिल बोल के एक कंपनी है, उसको बुलाया, उसको हमने असाइनमेंट दिया, और उन्होंने हमको नाम चेंज किया। तो बर्डवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, हम्म। BEL, ओके। एंड राइज। ग्रोथ। राइज इज ग्रोथ, perpetual, it has to be there every year, ओके। every day, it has to be there as a thought process। हम्म। सो नाम में ही हमारा राइज इज हम्म। पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो बिल्ड राइज ये नाम हमने रखा है। ओके।
इंटरेस्टिंग है काफी। और आपने अपने सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी जिक्र किया, यानी आपने अपने दोनों जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं जो कंपनी को लीड करने वाले, उनके बारे में भी जिक्र किया। सुमित, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आईपीओ को लेकर। जी। आईपीओ से आप 2150 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जी। फ्रेश इशू है पूरा, कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? 2150 करोड़ रेस कर रहे हैं, पूरा पैसा कंपनी में जा रहा है। और से कंप्लीट फ्लैश इशू, उसमें का 75% जो है वो डेट रिपेमेंट है, और 25% जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। ओके, सो डेट अभी कितना है? अगर आप इससे पेमेंट करते हैं तो क्या पूरा डेट सेटल कर रहे हैं या फिर कुछ रहेगा इसके बाद भी? नहीं, थोड़ा सा डेट रहेगा उसके बाद। तो अभी अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के हिसाब से 2500-2600 करोड़ के बॉल पार्क में है। और अभी हम 1600 करोड़ के रेंज में हम रीपे कर देंगे। अभी हमें और आगे वे लुकिंग एट अ ब्राइट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ के हिसाब से हम डेट को इंटरनल अक्रूवल से ओवर टाइम हम पे कर पाएंगे। ओके, अब तो प्रोडक्ट्स के बारे में समझना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी आपके, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर? तो हम लोग फ्रेम बनाते हैं, जो फ्रेम लगता है, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर में फ्रेम, उसको चैसिस भी बोलते हैं। ये फ्रेम में शीट मतलब पार्ट्स होते हैं, उसमें ब्लैंकिंग, फॉर्मिंग, पियर्सिंग, काफ़ी ऑपरेशन होते हैं, काफ़ी वेल्डिंग होता है, मैनुअल वेल्डिंग होता है, रोबोटिक वेल्डिंग होता है, और काफ़ी असेंबली का भी काम होता है। ये उसके बाद में आजकल कस्टमर बोलता है कि हमको आप कोटिंग करके दो, ईडी कोटिंग करके दो, पाउडर कोटिंग करके दो, असेंबल करके दो। तो ऐसे ही उसमें करीबन 6-7 प्रोसेसेस हैं, ये हम करते हैं। और हम लोग ये करते हैं फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ऑल्सो। तो 4 व्हीलर का भी बड़ा फ्रेम है, वो भी हम लोग करते हैं। एंड देखा जाएगा तो हम लोग भारत के जो नाम मतलब 2 व्हीलर के और 3 व्हीलर के और 4 व्हीलर के जो ब्रांड्स हैं, सबके लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल। क्लाइंट लिस्ट सुमित, अगर आप बताना चाहें कि कौन कौन से क्लाइंट्स हैं आपके, क्या ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं इंडिया के जी। अलावा? जी, हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं। तो जैसे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में हम काम करते हैं बजाज ऑटो के साथ, होंडा के साथ। 4 व्हीलर इंडस्ट्री में जैसे काम करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, जैगवार लैंड रोवर के साथ। जैसे लगभग हम सभी कस्टमर्स के साथ, ओईएम्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल फैक्ट्रीज है। हमारे 15 से ज़्यादा फैक्ट्रीज है अक्रॉस 8 स्टेट, पूरे भारत देश में। जहाँ जहाँ भी ऑटोमोटिव क्लस्टर का मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ हमारा फैक्ट्री, क्योंकि हमारे पार्ट्स जो वो बड़े होते थे, बल्कि बड़े साइज में होते। फ्रॉम अ लॉजिस्टिक स्टैंड पॉइंट हमें वो जितना हम पास होंगे हमारे कस्टमर के, उतना हम उनके साथ JIT जस्ट इन टाइम काम कर सकते हैं, और उतना हमें प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर अलाउज अस टू गेट मोर बिजनेस। ये मैं एग्जैक्टली। जब मैं आपके आरएचपी को पढ़ रहा था तो मुझे जी। सबसे जो बड़ा कस्टमर आपका है उससे रेवेन्यू 18% के आसपास से दिखा। जी। अब बड़ा कस्टमर कौन है आप बताना चाहें, नाम अगर तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आप नाम नहीं भी बता रहे तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे जी। कि जो आपका पहला कस्टमर, जो बड़ा कस्टमर है आपका जी, सबसे बड़ा, वो कब से आपके साथ है? वो हम राइट फ्रॉम डे वन, जिस दिन से हमने शुरुआत किया उस दिन से हम कस्टमर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि हम हमारे OEM साथ, हमारे कस्टमर के साथ, और हमारे सब स्टेक होल्डर्स के साथ हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं, हम लॉन्ग टर्म साथ में चलते हैं। हम कभी भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं करते। हमें जो लॉन्ग टर्म में जॉइंट और म्यूचुअल ग्रोथ जो अचीव हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। ये पापा ने हमें बचपन से सिखाया है कि 2-3-5 साल का मत सोचो, हमेशा हमेशा 30-40-50 साल आगे सोचो। तो वो एक माइंडसेट और एक थॉट प्रोसेस जो है, वो हमें बचपन से माता जी और पिताजी ने घर पे बताया, तो वी ट्राई टू इनकलकेट दैट इन आवर डे टू डे लाइफ्स। बिल्कुल। श्रीकांत सर, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में हमने समझ लिया, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो? सो फ्रेम हम लोग करते हैं, साइलेंसर्स करते हैं, तो फ्रेम से हमको काफ़ी बड़ा रेवेन्यू होता अगर परसेंटेज में समझे तो कितना होगा करीब फ्रेम से रेवेन्यू का? है। वैसा अच्छा। बोलना। सो ओके। मैं तो जो हमारे शीट मेटल स्पेस, प्लास्टिक स्पेस, और बाकी हमारे जो वेरियस हमारे प्रोडक्ट्स है, उससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, दैट contributes to upwards of 80%. ओके। और अगर सेगमेंट वाइज समझना चाहें, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, चूंकि आप सब में हैं, एग्री व्हीकल में भी हैं आप, कमर्शियल में भी हैं, जी। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? 2 व्हीलर। टू यस व्हीलर। ओके। रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा समझना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल आप सोर्स कहाँ से करते हैं, क्या विद इन इंडिया कर रहे हैं या फिर इंडिया के बाहर से भी आपकी सोर्सिंग है रॉ मटेरियल की? सर, दोनों है। तो सिग्निफिकेंटली इंडिया ही है। अभी इंडिया एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा ही नहीं रहा, पहुंच चुका है। जो हर ग्रेड ऑफ मेटल मटेरियल जो होता है वो इंडिया में अवेलेबल है।
तो हम सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी सोर्सिंग हमारे इंडिया से ही होता है। पर जैसे जो स्मॉल क्वांटिटीज के स्पेसिफिक मेटल्स है, जो ग्रेड ऑफ मेटल है, वो कभी कभी हमें इम्पोर्ट भी करने पड़ते हैं, बट सिग्निफिकेंट पोर्शन इज आत्म भारत ही। ओके। अभी जो आपके प्लांट्स की ओवरऑल कैपेसिटी है, जो यूटिलाइजेशन है, बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो आपका वो कितने % के आसपास है? क्या वो प्रोडक्ट वाइज अलग अलग है, या फिर ओवरऑल आप कुछ फिगर बता सकते हैं कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है? वो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। जैसे हमारे स्पेसिफिक लाइंस है फॉर स्पेसिफिक मॉडल, उसका अलग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैलकुलेट होता है। और जिस तरीके से हमारे जो दर इज एक डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स होते हैं और एक कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे से फॉर एग्जांपल पाउडर कोटिंग है, सरफेस ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है, उनका एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अलग से कैलकुलेट होता है। दोनों को एक एवरेज आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इट इज वेर एट अ सफिशिएंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन there is some more room to grow with maximum capacity utilization. And given the current trends, हमें लगता है कि we're getting good orders to increase that also. ओके। एक क्वेश्चन मैं फाइनेंशियल्स में मार्जिन को लेकर पूछना चाहता हूँ कि चूंकि सबसे बड़ा प्रोडक्ट चेसी है, तो मतलब फ्रेम बेसिकली, जी, सो उसमें क्या मार्जिन रहते होंगे अभी? क्या अप्रोक्सीमेटली मार्जिन होंगे उस so हमारे margins है 12.5% के अराउंड ओवरऑल? overall, ओके। and largely it is difficult to because given sensitive information about our customers, more or less around that ballpark, उसी रेंज में होंगे। ओके। सर एक सवाल आखिरी आपसे, फैक्ट्रीज के बारे में, जो आपकी प्लांट्स हैं उसके बारे में। अभी आप महाराष्ट्र में ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड हैं एक तरह से, क्या आप इन महाराष्ट्र के बाहर भी कोई प्लांट सजेस्ट कर रहे हैं अभी, या फिर प्लान कर रहे हैं आगे? हमारे प्लांट्स कैसे है ना, हमारे पार्ट्स बड़े हैं और ये बड़े पार्ट्स होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी आता है। तो वी हैव टू बी ऑलवेज नियर टू द कस्टमर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना ये हमारा काम नहीं है और न ही हमारे कस्टमर का। इज अ नेशनल वेस्ट, ये एनवीए एक्टिविटी है। तो हम चाहते हैं कि वी शुड बी नियर टू द कस्टमर, ताकि जस्ट इन टाइम सप्लाई कर सके हम लोग और ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम लगे और इट सेव्स द मनी फॉर एवरीबडी। लेकिन आप ईवी सेगमेंट में भी हैं, तो ईवी के तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बैंगलोर में आ रहे हैं, उनके प्लांट्स बैंगलोर चेन्नई जा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं? हमारे जैसे प्लांट देखा जाएगा तो 8 स्टेट्स में है। महाराष्ट्र में हमने शुरू किया, महाराष्ट्र में हमारा अच्छा बेस है। ऐसा कहा चेन्नई में भी हमारा फैक्ट्री है, बेंगलोर में भी हमारा फैक्ट्री है, इंदौर में भी है, गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और उत्तराखंड में भी है। ये जगह जाने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा OEM कस्टमर है, वो वहाँ पर है, तो हम उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ जाने का ज़रूरत पड़ा है। सो आई सपोज कि आप ईवी के लिए सप्लाई बैंगलोर और चेन्नई प्लांट से कर रहे होंगे? ऐसा ईवी के लिए और आइस इंजन के लिए हमारा अलग अलग फैक्ट्री नहीं है। हमारा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री से आइस के लिए भी काम कर सकते हैं, आइस इंजन के लिए भी काम कर सकते हैं और ईवी के लिए भी काम कर सकते हैं। हमको ऐसा उसके लिए अलग फैक्ट्री लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है। एक जी, हाँ बताइए कुछ है? हमारे पार्ट्स जो फंडामेंटली जो हमारे जो पार्ट्स है वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। माने पावर ट्रेन से हम हमारे जो चैसी है, जो फ्रेम है, जो मेटल पार्ट्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है, वो दोनों में लगते हैं। तो उससे हमें इम्पैक्ट कम होगा कि ईवी बढ़े और आइस कम हो। ऑन द कॉन्ट्री, जैसे मार्केट बढ़ता है हमें दोनों तरफ से डिमांड आती है, उससे हमारा एक्चुअली बिजनेस से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो आप दोनों की ग्रोथ मांगते हैं कि आईसी भी बढ़े और करेक्ट, ईवी भी? जैसा exactly बताया वैसा हम मल्फर भी करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम भी करते हैं और उसमें हमारा रिक्वायरमेंट जो है इट इज़ मोर फॉर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स ऑल्सो। मोटरसाइकिल में ज़्यादा है और मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी ज़्यादा शुरुआत नहीं हुआ है, अभी जस्ट करेक्ट जैसे बिगिनिंग, तो हमको वहाँ भी इतना थ्रेट नहीं है। बिल्कुल। एक चूंकि आपने 81 से शुरू किया था, उस वक्त जब ओईएम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस नहीं थे, तब आपने इससे शुरुआत की थी, एक विजन आपका था उस वक्त। तो इंडस्ट्री के हिसाब से आप एक अच्छा आउटलुक रख सकते हैं। तो मैं ओवरऑल ओईएम बिजनेस को लेकर समझना चाहता हूँ कि आपका आउटलुक क्या कहता है अगले 5 साल 10 साल के लिए इस बिजनेस को लेकर? इंडिया का ग्रोथ होने वाला है, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है और इंडिया का इकोनॉमी बढ़ने वाला है, तो हर जो आदमी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उसको भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए स्कोप है। और मैं जानता हूँ कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। आज हमारा भारत देश इतना विस्तृत देश है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इट्स वेरी वेरी वास्ट। सो और पब्लिक ट्रैवल इज़ नॉट सो इजी, नॉट सो कंफर्टेबल फ्रॉम टाइम एस्पेक्ट। मुझे इतने बजे जाना है तो मुझे वो टाइम पर बस मिलना या रेलवे मिलना ईजी नहीं है, और हम टैक्सी और रिक्शा करेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो आजकल के हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, आज भारत में नौजवान बच्चे ज़्यादा हैं
यंग डेमोक्रेसी इज देयर। एंड ये सब बच्चों के लिए पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, ये हर पेरेंट की चाहत होती है। और हर पेरेंट बोलते हैं कि तुम अच्छे क्लास में जाओ, अच्छी ट्यूशन में जाओ, अच्छा पढ़ाओ और अच्छे मार्क्स लेके आओ। वहाँ पर कोई भी पिताजी या माताजी दो पैसा खर्च करने के लिए कम नहीं करते हैं। और आजकल बच्चों को आना जाना करने के लिए एक टू व्हीलर होना एक ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा क्लास है उसका। एक इट इज़ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी, इज़ अ पार्ट ऑफ देयर नेसेसिटी डू गुड स्टडीज़ एंड गेट गुड मार्क्स। तो इसके लिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अच्छा डिमांड रहेगा, और ये डिमांड कई साल रहेगा, इसमें कोई मुझे जानता लगता नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सुमेध आपका। आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में बताया, आईपीओ के बारे में बताया और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसको भी समझाया। जी। आईपीओ की डिटेल एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। आईपीओ जो खुल रहा है वो 21 मई को खुल रहा है, 23 मई को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया वो 85 टू 90 का है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 2150 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने ये समझा कि उनके प्लान्स क्या हैं, आईपीओ से जुटा है पैसे से क्या करेंगे, आगे के फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स क्या हैं, और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनसे भी हमने समझा कि वो बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी के मैनेजर से हमारी बातचीत थी, और आईपीओ विड्डा में आज के इस एपिसोड में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिला कर दी।